बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हैं, आपके घर वाले भी ठीक हैं, आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं और आई होप के लेक्चर्स भी हमारे अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई इशू है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई आंसर द इश्यूज। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, और ये आज इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा, छोटा लेक्चर है हमारा। स्टार्ट। Software engineering ethics, issues with professional responsibility, the ACM IEEE Code of Ethics and a case study। ये आज के हमारे कंटेंट्स हैं। आज हम कुछ इंजीनियरिंग के एथिक्स के बारे में भी देखेंगे कि एथिक्स जो है वो क्या होने चाहिए इंजीनियरिंग के, ठीक है, और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी क्या हैं, उसके साथ हमारे इश्यूज क्या हैं, और फिर जो डिफाइंड हमारे एथिक्स हैं बाय ACM एंड IEEE, ये हमारे इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन केस स्टडी है हमारी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आज। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स। Software engineering involves wider responsibilities than simply the application of technical skills। हमने सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टेक्निकल स्किल्स अप्लाई नहीं करनी, हमारी कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। Software engineer must behave in an honest and ethically responsible way if they are to be respected as professionals। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं उनको सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट स्किल्स या डिज़ाइनिंग स्किल्स नहीं आनी चाहिए, उनको ऑनेस्ट भी होना चाहिए, एथिकली रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि उनको एज अ प्रोफेशनल रिस्पेक्ट दी जाए। ठीक है, एथिकल बिहेवियर इज़ मोर देन सिंपली अपहोल्डिंग द लॉ but involves following a set of principles that are morally correct। सिर्फ और सिर्फ जो लॉ है उसको मान लेना, ठीक है, ये इनफ नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आपको वो सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉलो करने हैं जो मॉरली करेक्ट हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर साइबर सिक्योरिटी का लॉ नहीं है, तो अगर यहाँ है तो उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन एज अ डेवलपर आप जो है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उन सबको फॉलो करें जो मॉरली करेक्ट हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी प्रिंसिपल इस तरह से छोड़ना नहीं है जो मॉरली एक करेक्ट हो। ठीक है, और जितने भी आपको चीज़ें लगती हैं जो मॉरली करेक्ट नहीं है आप उसको इम्प्लीमेंट ना करें। आपके ऊपर बहुत से कस्टमर्स डिपेंडेबल होते हैं, जैसे कि आपको डाटा देना है कि आप सॉफ्टवेयर बनाएं, तो आप किसी के डाटा को चोरी करें, आप ऑनेस्ट ना हो अपने काम के साथ, आप किसी ऐसी चीज़ को अप्रूव कर दें जो चीज़ मार्केट में नहीं जानी चाहिए, तो ये सारे के सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पे हम कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिन जो कि आप इन तरह इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं जो प्रॉपरली बने नहीं हुए उनको अप्रूव ना करें। अपने प्रोफेशन के साथ आप ऑनेस्ट रहें और एथिकली आप हमेशा अच्छा फैसला करें। इश्यूज ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इश्यूज क्या होते हैं जी? कॉन्फिडेंशियलिटी है, कंप्लीटनेस है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है जी? इंजीनियर शुड नॉर्मली प्रैक्टिस द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ देयर respect the confidentiality of their employer or client irrespective of whether or not a formal confidentiality agreement has been signed। अगर आपका कोई एग्रीमेंट कॉन्फिडेंशियलिटी का साइन नहीं हुआ तब भी आपको अपने एम्प्लॉयर की और अपने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को रिस्पेक्ट देनी है, उसको मेंटेन रखना है। अगर वो आपको किसी चीज़ के लिए आप पे ट्रस्ट कर रहा है, आपको वो कह रहा है कि सपोज आप किसी कोई उसका डाटा जो है वो लीक नहीं करेंगे, तो आपको उसके इस ट्रस्ट को बनाए रखना है, उसके इस कॉन्फिडेंस को तोड़ना नहीं है। उसका जितना डाटा है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है उसको वैसे ही कॉन्फिडेंशियल रखना है जैसा वो चाह रहा है। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव के आपका कोई फॉर्मल एग्रीमेंट उसके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो
ये आपकी वैसे ही मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अभी आपके पास कुछ अगर डाटा आ जाता है, एज अ स्टूडेंट भी आपके पास कोई डाटा है, तो उसको ऐसे ही किसी को प्रोवाइड ना कर दें। अगर वो किसी और का डाटा है, जिसका डाटा है उससे कंसेंट ले ली जाए, फिर उसको फॉरवर्ड किया जाए। ठीक है, तो completeness, engineers should not misrepresent their level of completeness. They should not knowingly accept work which is out with their completeness. ठीक है, तो आपको हमेशा अपने लेवल को उतना ही दिखाना है, उतना ही प्रेजेंट करना है जितना आप समझते हैं कि आपका लेवल है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आप अपने लेवल को मिस रिप्रेजेंट करना शुरू कर दें। जैसे आप कहेंगे जी, मैं सपोज आपके पास नॉलेज सिर्फ और सिर्फ सी शार्प का, और आप बच्चों के या सॉरी कस्टमर्स के साथ आप कहते रहें कि जी उनके साथ इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करते रहें, या उनसे इस तरह की कमिटमेंट करते रहें कि जी मैं जावा में भी प्रोजेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो ये आप अपनी का जो कम्प्लीटनेस है उसको मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई वर्क एक्सेप्ट ना करें जिसके लिए आप compete नहीं कर सकते, आप जिसकी कॉम्पिटेंसी आपके अंदर नहीं है। ठीक है, जो आपके जो लेवल है उससे बाहर का है, या आपकी कॉम्पिटेंस जो है उससे बाहर का है, तो ऐसा कोई वर्क आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, engineers should be aware of local laws governing the use of intellectual property such as patents, copyrights, etc. They should be careful to ensure that the intellectual properties of employer and clients is protected. ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज यही होते हैं हमारे पास, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, जो हमारे फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हो गए। अब आपको इन सब को फॉलो करना है। ठीक है, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए हैं, जो आपके जो पेटेंट के रूल्स हैं, जो कॉपीराइट्स के रूल्स हैं। ठीक है, दे शुड बी केयरफुल टू इंश्योर दैट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्लॉयर एंड क्लाइंट इज प्रोटेक्टेड। आपको एम्प्लॉयर के भी कॉपीराइट्स, उसके भी पेटेंट्स का ख्याल रखना है, और क्लाइंट के जो पेटेंट्स हैं और कॉपीराइट्स हैं उनका भी ख्याल रखना है। कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी जो आप जिसके लिए आपको ऑथराइज ना किया गया हो, आप उसको यूज़ करने के अहल ना हो, तो उसको आप यूज़ ना करें। Computer misuse, software engineers should not use their technical skills to misuse other people's computers. Computer misuse ranges from relatively trivial game playing on an employee's machine, say, to to extremely serious dissemination of viruses। ठीक है, कंप्यूटर को मिसयूज करना जो है, ये छोटी से छोटी चीज़ जैसे कि किसी और एम्प्लॉयर की मशीन के ऊपर गेम खेलना, ठीक है, जो आपको प्रोवाइड की गई है, वहाँ से लेकर आप किसी के जो कंप्यूटर है उसमें वायरस डाल दें। ठीक है, इस लेवल तक जो है आप मिसयूज लोग मिसयूज करते हैं। तो आपको जो है इन सब जो मिसयूजेज हैं इनसे बचना है। इस तरह की किसी भी चीज़ को मिसयूज नहीं करना। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको जो अपनी टेक्निकल स्किल्स हैं उनको ऐसा रखना है कि आप इस तरह की जो गलत एक्टिविटीज़ हैं उनमें आप इन्वॉल्व ना हों। ठीक है, आप अपने जो प्रोफेशन है उसके साथ आप लॉयल रहें, और रिस्पेक्ट करें अपने प्रोफेशन की, और अपने कस्टमर के जो राइट्स हैं उनकी भी आप रिस्पेक्ट करें। देन है जी ACM IEEE कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, ये कुछ कोड ऑफ एथिक्स हमारे डिफाइंड हैं। ठीक है, इनको आपको फॉलो करना चाहिए। द प्रोफेशनल सोसाइटीज इन द US हैव कोऑपरेटेड टू प्रोड्यूस अ कोड ऑफ एथिकल प्रैक्टिस। ठीक है, ये जो हमारे पास सोसाइटीज़ हैं दोनों, IEEE और ACM, इन दोनों ने मिल के कोड ऑफ एथिक्स बनाया हुआ है। The members of these organizations sign up to the code of practice when they join। जो जब लोग इन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करते हैं तो वो इन प्रैक्टिसेस को पे साइन अप करते हैं कि जी ये सारी की सारी हम फॉलो करेंगे। द कोड कंटेन्स 8 प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ and decisions made by professional software engineers, including practitioners, educators, managers, supervisors, and policymakers, as well as trainees and students of the profession। तो ये जो कोड ऑफ एथिक्स हैं ये मुझ पे भी इम्प्लीमेंटेड है।
ठीक है, ये आप पे भी इम्प्लीमेंटेड है, ये कोई डेवलपर है तो उस पे भी इम्प्लीमेंटेड है, ये कोई अगर हमारे पास वैसे ही एक जस्ट सुपरवाइज़र है किसी जगह का, कोई मैनेजर है किसी जगह का, तो उस पे भी इम्प्लीमेंटेड है। जो भी हमारा कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन सब के ऊपर ये इम्प्लीमेंटेड है रूल्स, और उन सबको ये फॉलो करने चाहिए। अब वो रूल्स क्या है उनको देखते हैं। नंबर वन है जी पब्लिक। सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल एक्ट कंसिस्टेंटली विद द पब्लिक इंटरेस्ट। आपको हर काम जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए करना है। ठीक हो गया। कोई भी काम ऐसा आपका नहीं होना चाहिए जो पब्लिक इंटरेस्ट से बाहर हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तकरीबन आगे के सारे प्रिंसिपल्स में ये यूज़ होने वाला है कि पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। दैन सेकंड है हमारा जी के क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर। Software engineers shall act in a manner that is in the best interests of their clients and employer consistent with the public interest। ठीक है, आपका एक क्लाइंट है, आपका एक एम्प्लॉयर है, उन दोनों का इंटरेस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है, और साथ ही साथ आपको पब्लिक इंटरेस्ट को भी देखना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये साथ साथ हैं, कि सॉरी तीनों चीज़ें जो हैं वो साथ साथ हैं, क्लाइंट, एम्प्लॉयर एंड देन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, किसी क्लाइंट के लिए ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बना देना जो पब्लिक इंटरेस्ट में आपको कह सकते हैं कि पब्लिक उसमें इंटरेस्टेड ना हो, या पब्लिक के लिए वो अच्छा ना हो। एंड किसी एम्प्लॉयर के लिए ऐसा वर्क नहीं करना जो पब्लिक के लिए या क्लाइंट के लिए बुरा हो। और पब्लिक को तो आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है कि पब्लिक का इंटरेस्ट जिसमें है उसी में आपको काम करना है, पब्लिक के इंटरेस्ट से बाहर नहीं जाना। देन है प्रोडक्ट। Software engineers shall ensure their products and related modifications meet the highest professional standards possible। आपने जो प्रोडक्ट बनानी है, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है और इंश्योर करना है कि जो आपने प्रोडक्ट बनाई है वो हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड पॉसिबल तक जा रही है। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि आपकी तरफ से कोई कमी इसके अंदर ना रहे। ठीक है, और जो जैसे हमने बात की कि अगर आप अपनी कॉम्पिटेंस को भी मिस रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो आई गेस क्लाइंट को पहले ही आइडिया होगा कि आप किस लेवल की कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक हो गया। देन है जजमेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शैल मेंटेन इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस इन देयर प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, आपको जब भी जजमेंट के लिए कोई चीज़ दी जाएगी तो आपको अपने जो इंटेग्रिटी है और जो इंडिपेंडेंस है उन दोनों चीज़ों को मेंटेन रखना है, कि आपने जजमेंट करनी है तो किसी का इन्फ्लुएंस आप पे नहीं होना चाहिए, और आपको इंटेग्रिटी को भी मेंटेन रखना है कि भाई आप जो भी काम करेंगे उसमें किसी की कोई राय शामिल नहीं, आपकी अपनी जो उसमें जो आपकी जजमेंट है वही पेश करेंगे, और जितना हो सके आपको वो प्रोफेशनली वो जो चीज़ें हैं वो देख के उसकी जजमेंट देनी है। मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग managers and leaders shall subscribe to and promote an ethical approach to the management of software development and maintenance। जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैनेजर्स हैं वो और लीडर्स हैं, ठीक है, उनको क्या करना है कि जो एथिकल अप्रोच है मैनेजमेंट की उसको फॉलो करना है और उसी को प्रमोट करना है। ठीक है, आपने जो कोई काम सपोज आपने अपने एज अ मैनेजर आप अगर बात करें तो आप अपने क्लाइंट्स सॉरी अपने जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके अंडर जो वर्क कर रहे हैं उन सब के साथ आपको एथिकली बिहेव करना है, उनके साथ प्रोफेशनल रवैया रखना है। ऐसा नहीं कि उनको किसी को डांट दें, किसी को बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर दें। ठीक है, तो आप जो है जो प्रोफेशन है उसके मुताबिक किसी को डांट भी दें और प्रोफेशन के मुताबिक किसी को प्रेज भी कर दें तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। फालतू का जो प्रेजिंग है या फालतू की जो आपने उनको इंसल्ट करना है वो आपकी नहीं होनी चाहिए। आपको अच्छी तरह से चीज़ों को मैनेज करना चाहिए हमेशा। वही लोग कामयाब होते हैं, वही मैनेजर्स कामयाब होते हैं जो अपनी टीम के साथ ट्रू और ऑनेस्ट होते हैं। ठीक है, तो वो जो है आपके मैनेजमेंट स्किल्स में हमारे जो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो आपके अंदर होना चाहिए।
और आपको इसको फॉलो करना है। जब भी आपको कोई मैनेजमेंट डिसीजन करना है तो आपके पास जो माइंड में आपके ये होना चाहिए कि मैंने हमेशा जो है एथिकल अप्रोच को जो है वो प्रमोट करना है और उसी को फॉलो करना है। प्रोफेशन, सिक्स्थ हमारा जो एथिकल प्रिंसिपल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शैल एडवांस द इंटेग्रिटी एंड रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन कंसिस्टेंट विद द पब्लिक इंटरेस्ट। तो आपको अपने प्रोफेशन को इंटेग्रिटी मतलब उसके लिए जो कोशिश करनी है, उसमें आपको उसकी इंटेग्रिटी और उसकी रेपुटेशन जो है, ठीक है, उसको बढ़ाने की हमेशा कोशिश करनी है, कंसिस्टेंट विद द पब्लिक इंटरेस्ट। आपको हमेशा साथ उसके याद रखना है कि आप अपने प्रोफेशन को प्रमोट कर रहे हैं, उसकी रेपुटेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके इंटेग्रिटी उसके वक़ार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो उसमें कहीं डैमेज ना हो। ठीक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट को भी माइंड में रखना है, उसके साथ मिल के आपने अपनी जो प्रोफेशन है उसको आगे लेके जाना है, उसको प्रमोट करना है, उसकी रेपुटेशन को बढ़ाना है, उसकी इंटेग्रिटी को बढ़ाना है। देन है कोलीग्स। Software engineers shall be fair to and supportive of their colleagues। जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको अपने कोलीग्स के साथ फेयर रहना है, ठीक है, और उनका सपोर्टिव रहना है। हमारे कई इश्यूज जो है एज अ कोलीग हमारे, सपोज अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं तो हमारे हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो गलती भी हो सकती है। तो उस गलती में हमारे साथ जो है हमें बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए हमारी सपोर्ट जाहिर सी बात है की जाए। और अगर जो है कहीं पे हमारे पास हम कोई ऐसा डिसीजन है जिसमें हम गलत हैं, तो बजाय इसके कि मुझे कोई मेरा दोस्त है तो वो मुझे फेवर दे, उस बेहतर ये है कि वो फेयर रहे अपने प्रोफेशन के साथ। तो एज अ स्टूडेंट भी आपको यही सोचना है कि आप किसी की सपोर्ट इस तरह से ना कर दें कि वो जो है फेयर ही ना रहे वो चीज़। और फिर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, सपोज आजकल जैसे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, इंटरनेट के इश्यूज़ हैं, तो जितना हो सके आप अपने दोस्तों को जो है वो आप सपोर्ट करें, जितना हो सके उनके लिए जो आसानी पैदा कर सकते हैं वो करें उनके लिए। ठीक है, और हमेशा फेयर रहें। ठीक है, कोशिश करें कि आपके दरमियान जो है वो कोई गलत फहमी ना बने। ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह से आगे बढ़ सकें। और कोलीग्स जो हैं उनमें भी ऐसा ही है, आप आपस में जो है फेलोज हैं, अगर कोई आप इंशाल्लाह इन फ्यूचर लाइफ आप जब किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो आपके कुछ कोलीग्स भी होंगे, तो कोलीग्स के साथ आपने हमेशा फेयर रहना है। देन है जी सेल्फ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर shall participate in long life learning regarding the practice of their profession and shall promote an ethical approach to the practice of the profession। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं उनको हमेशा सीखते रहना चाहिए, लाइफ लॉन्ग उनकी जो लर्निंग है वो चलती रहनी चाहिए। अपने पे आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि एक डॉक्टर जो है वो अगर खुद बीमार है तो वो किसी की क्या तबीयत को चेक करेगा, या किसी को क्या वो बताएगा कि भाई आप सपोज कमज़ोर हैं, आप फलां मेडिसिन यूज़ करें। अगर वो खुद ही इतना कमज़ोर सा है तो वो उसकी सुनेगा कौन। तो सबसे पहले तो आप अपने को बेहतर बनाएं, ठीक है, ताकि लोग आपको देख के इम्प्रेस हों और फिर वो आपको फॉलो करने की कोशिश करें। ठीक है, और हमेशा सीखते रहें, कभी भी ऐसा ना कहें कि आई एम द एक्सपर्ट। ठीक है, आप हमेशा सीखते रहें। आप उसको जो नई नई किसी भी जो जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, अगर आप रिक्वायरमेंट की फील्ड में हैं, आप डिज़ाइन की फील्ड में हैं, आप कोडिंग की फील्ड में हैं, आप टेस्टिंग की फील्ड में हैं, किसी भी फील्ड के अंदर आप मौजूद हैं, तो हमेशा प्रॉस्पर करें लाइफ लॉन्ग लर्निंग के थ्रू के। आप हमेशा सीखते रहें, हमेशा उस जो अपने प्रोफेशन के रिलेटेड चीज़ें उनको प्रमोट करें और उनको देखते रहें कि नई नई जो अप्रोचेज़ आ रही हैं वो कैसे वर्क कर रही हैं, और एथिकली उन सब का जायज़ा लेते रहें, और हमेशा जो है अपने प्रोफेशन के साथ अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपने आप का भी ख्याल रखें, एथिकली अपने आप को हमेशा करेक्ट रखें। हमें जो है अक्सर हम कहते हैं कि जी हमें सब रूल्स का पता है, हम
सब रूल्स जानते हैं, लेकिन हमें बार बार जो है उन रूल्स की जो है याद दहानी की ज़रूरत होती है। जैसे हम सब अल्हम्दुलिल्लाह एज ए मुस्लिम अगर बात करें तो हम क्या कहते हैं कि जी हमने नमाज जो है वो 5 वक्त की दिन में पढ़नी है। ठीक है, अब इसकी क्या वजह है? क्या हमें ये नहीं पता कि अल्लाह एक है? क्या हमें ये नहीं पता कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए? लेकिन 5 वक्त नमाज की भी एक वजह ये है, एक वजह जो है जो मैं बता रहा हूँ कि हम अल्लाह को याद रखें, हम बार बार याद रखें, हम डेली जो है वही 5 नमाजें पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स जो हैं ये भी ऐसे ही हैं कि याद शायद सबको होंगे। ठीक है, लेकिन जब भी आपको कोई डिसीजन करना है या किसी भी जगह पर आप मौजूद हैं तो ये 8 रूल्स जो हैं ये आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए। आपको इन 8 रूल्स को हमेशा कोई भी फैसला करने से पहले देखना है कि भाई इसके अंदर से मैं किसी एक रूल को कहीं निगलेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, या किसी जगह पे मैं अनफेयर तो नहीं हो रहा हूँ। तो आपको जो है ये 8 रूल जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं हमारे, इनको हमेशा अपने माइंड में रखना है। देन हमारे पास कुछ एथिकल डायलेमास भी होते हैं, जैसे disagreement in principle with the policies of senior management। अगर आप सीनियर मैनेजमेंट की बात करें तो अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे जो है वो कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं हमारे सीनियर मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, योर एम्प्लॉयर एक्ट्स एज एन इन एन अनएथिकल वे एंड रिलीजेस सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम विदाउट फिनिशिंग द टेस्टिंग ऑफ सिस्टम। बाज़ दफ़ा ना एम्प्लॉयर के ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि हमें जल्दी से कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, अब वो एम्प्लॉयर जो है वो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो आपको कहता है कि जी आप रिलीज़ करें जी ये जो सिस्टम है। अगर वो सेफ्टी क्रिटिकल है जिसके अंदर लाइफ इन्वॉल्व है कोई उस सिस्टम को यूज़ करते हुए, तो जाहिर सी बात है अगर आप उसको विदाउट टेस्टिंग आप मार्केट में बेच देते हैं तो आप काफ़ी सारे जानों के साथ वो नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसको नहीं टेस्ट करते और आप सपोज एम्प्लॉयर को ना ना कर देते हैं कि भाई मैंने ये रिलीज़ नहीं करना, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर आपसे नाराज़ होगा। तो ये चीज़ है, ये है डायलेमा। ठीक है, इसका कुछ सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, आप कुछ भी करेंगे किसी ना किसी को नुकसान ज़रूर होगा। अगर आप जॉब छोड़ अगर आप सपोज उसके एम्प्लॉयर की बात नहीं मानेंगे तो डेफिनेटली आप जॉब छोड़ेंगे। अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको नुकसान है, और अगर आप उस सिस्टम को भेज देते हैं किसी एक मार्केट के अंदर तो शायद मार्केट में प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, तो ये जो है ये डायलेमास हमारे पास होते हैं। पार्टिसिपेशन इन अ डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री वेपन सिस्टम और न्यूक्लियर सिस्टम, अब ये जो है ये बड़ी एक आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा डायलेमा है। ठीक है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। हम कहते हैं कि जी सपोज मैं किसी एक मिलिट्री के जाता हूँ किसी भी एक किसी फॉर्म में जहाँ पर वेपन्स तैयार हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं अपने मुल्क के हिफाजत के लिए वो वेपन डेवलप कर रहा हूँ, लेकिन जब वो वेपन चलेगा तो उससे होगा क्या? वो वेपन जब भी चलेगा कोई पर्सन जो है वो शहीद होगा, कोई फोत होगा, जैसे भी है जहाँ बक होगा, कोई ना कोई जो है वो कैजुअलिटी वो जो है लाजमी होगी। अब मैं अगर डेवलप ना करूँ मिलिट्री वेपन जो है, मैं कहता हूँ नहीं जी इससे तो लोग जो है वो मरते हैं, मैं नहीं डेवलप करता, तो क्या दूसरा मुल्क भी ये चीज़ समझेगा? दूसरा मुल्क तो ये नहीं समझेगा, वो तो यही कहेगा भाई इनके पास तो वेपन भी नहीं है, चलें जी इन पे हमला करें, इनके पास कुछ भी नहीं है, वो तो हमें वैसे ही मार देंगे। अब ये डायलेमा भी ऐसा ही है कि भाई कोई सलूशन नहीं है इसका। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि हम वेपन ना डेवलप करें और ये भी नहीं कह सकते हम कि जी नहीं वेपन डेवलप करना जी बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो अगेन हमें जो है इस डायलेमा में भी रहना पड़ता है, तो किसी एक साइड को हमें चूज़ करना पड़ता है, और किसी एक साइड को चूज़ करें तो कुछ ना कुछ नुकसान हमें फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी है जो जो रूल्स भी आप फॉलो करते हैं, जिस तरह से भी आप साइन अप करते हैं, ठीक है, तो इन डायलेमास में आपको जो है रहना पड़ेगा। ठीक है, इन डायलेमास का कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, डायलेमा चीज़ ही उसको कहते हैं जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। ओके जी, अब हमारी आती है जी एक केस स्टडी। ठीक है,
अभी हमारा जो है कुछ प्रॉपर जो डिज़ाइन और रिक्वायरमेंट का जो फेज़ है उसमें हम आ गए हैं। प्रोसेस जो है उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर शामिल हो गए हैं। तो अभी हम देखते हैं आगे क्या इसमें हमारी डिटेल्स हैं। तो इंसुलिन पंप कंट्रोल सिस्टम है। इंसुलिन पंप जो हम कह सकते हैं कि एक ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है, जो आप बॉडी के साथ लगा दें, वो ऑटोमेटिकली आपके शुगर लेवल को चेक करता रहे और इंसुलिन इंजेक्ट करता रहे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर बॉडी। ठीक है, तो इसके लिए हमने कुछ सिस्टम एक बनाना है। तो देखते हैं जी इस सिस्टम में क्या है। सबसे पहले जी हम कह रहे हैं जी ये करेगा क्या कि कलेक्ट्स डाटा फ्रॉम अ ब्लड शुगर सेंसर एंड कैलकुलेट्स द अमाउंट ऑफ इंसुलिन। ओके, इसमें हमारे पास सबसे पहली जो बात है वो ये है कि इसके अंदर ब्लड शुगर सेंसर है एक, ठीक है, जो डाटा कलेक्ट करता है और कैलकुलेट्स द अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिक्वायर्ड टू बी इंजेक्टेड। ठीक है, और कैलकुलेट्स द अमाउंट ऑफ इंसुलिन। अब ये हमारा जो है इंसुलिन पंप जो है वो कर रहा है। देन कैलकुलेशन बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्लड शुगर। ठीक है, अब जो कैलकुलेशन हमने करनी है, ठीक है, वो किसकी बेस पे है? रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स, इनकी बेस पे करनी है। देन सेंड सिग्नल टू माइक्रो पंप टू डिलीवर द करेक्ट डोज ऑफ इंसुलिन। अब हमें कुछ सिग्नल सेंड करना है। किसको सेंड करना है? एक माइक्रो पंप है जिसने डिलीवर करनी है करेक्ट डोज ऑफ इंसुलिन। देन है जी ये हमारा एक सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम है। एज लो ब्लड शुगर कैन लीड टू ब्रेन मेल फंक्शनिंग, कोमा एंड डेथ। High blood sugar levels have long-term consequences such as eye and kidney damage. अब ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं कि अगर आपको शुगर जो है, ये चूंकि सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम है, इसमें हमने अगर किसी की शुगर लो रह गई तो उसके ब्रेन मैल फंक्शनिंग हो सकती है, वो कोमा में जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। अगर हाई ब्लड शुगर लेवल की बात करें तो उसमें भी कंसिक्वेंसेस हैं हमारे पास, और वो लॉन्ग टर्म है। सच एज किसी की आंख जो है वो डैमेज हो सकती है, किसी की किडनी डैमेज हो सकती है। तो सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम है तो हम इसमें रिस्क तो ज़रा सा भी नहीं ले सकते। ठीक है, हमें जो चीज़ बनानी है वो पेट श्योर होनी चाहिए कि भाई ये सपोज लेवल्स हमें पता होना चाहिए किस जगह पे कितनी इंसुलिन देनी है और किस जगह पे किस तरह से चेकिंग करनी है और कितनी दफ़ा इंसुलिन देनी है, कितनी दफ़ा जो है वो उसको, और कुछ भी जो हम डिलीवर कर रहे हैं डोज कितनी दफ़ा चेकिंग करनी है दिन में, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें बहुत ही श्योरिटी के साथ इम्प्लीमेंट करनी है। वो ऐसे ही कैजुअली उनको इम्प्लीमेंट हमने नहीं करना। ओके, हम इसका डिज़ाइन देखते हैं इंसुलिन पंप का। तो इंसुलिन पंप का हार्डवेयर आर्किटेक्चर क्या है? जैसे हमने बात की कि हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास कुछ जो है वो हमने बात की कि एक सेंसर था। ठीक है, एक सेंसर हमारे पास होना चाहिए। ठीक हो गया। सेंसर क्या करता है जी कि कंट्रोलर को इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, कि भाई इतनी शुगर इसमें मौजूद है। ठीक हो गया। अब कंट्रोलर जो है वो पंप के साथ भी कनेक्टेड है, वो बताता है कि भाई मज़ीद इंसुलिन चाहिए, देनी चाहिए हमें या नहीं देनी चाहिए। ठीक है, कंट्रोलर के साथ क्लॉक भी कनेक्टेड है। ठीक है, ये भी ज़रूरी है कि दिन में कितनी दफ़ा उसने चेक करना है, कब चेक किया, तो वो सारा टाइम उसके पास पता होना चाहिए। दैन वो जो हमने कहा कि एक सिग्नल भी जनरेट होता है पंप के लिए, और सिग्नल अगर जनरेट होता है पंप के लिए, उसके अलावा हमारे पास कोई एक अलार्म भी होना चाहिए। ठीक है, अलार्म भी डिफरेंट चीज़ों के लिए है। दैन हमारे पास डिस्प्ले हैं, दो डिस्प्ले हैं जी हमारे पास के अभी की शुगर कितनी थी और सपोज प्रीवियस जो हमारे पास लेवल था शुगर का वो क्या था। अब ये सारी चीज़ चलनी है। उसके बाद जब आपने डिलीवर करना है कोई, सॉरी, क्या कहते हैं उसको, इंसुलिन जब आपने इंजेक्ट करनी है बॉडी के अंदर, तो उसके लिए आपको यहाँ से ये जो पंप के साथ है नीडल असेंबली, ये भी रिक्वायर्ड होगी। तो इसके अलावा दो चीज़ें मज़ीद हैं। एक है कि ये सारे सिस्टम को चलाने के लिए आपको पावर सप्लाई चाहिए। ठीक है, पावर सप्लाई होगी। उसके अलावा
आपको जो इंसुलिन आपने डिलीवर करनी है तो उसका कोई रेजरवायर भी चाहिए, ठीक है। मीन्स के कहाँ जहाँ पर इंसुलिन जो है वो स्टोर्ड हो। तो ये सारे के सारे जो है वो उसका हार्डवेयर आर्किटेक्चर के अंदर कंपोनेंट्स हैं। अभी हमने इनका लिंक जो है वो आपस में नहीं देखा। अब हम बात करते हैं जी के इंसुलिन रेजरवायर जो है, ठीक है, ये रेजरवायर हमारे पंप के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि पंप ही है वो जिसने इंसुलिन डिलीवर करनी है। ठीक हो गया, ये हम कह रहे हैं जी कि पंप के साथ कनेक्ट हो गया। पंप को इंफॉर्मेशन कंट्रोलर देता है, तो कंट्रोलर जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए पंप के साथ, ठीक है। उसके बाद कंट्रोलर ने काम करना है क्लॉक के इनपुट की बेस पे, तो क्लॉक को भी कनेक्ट होना चाहिए कंट्रोलर के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद हम कह रहे हैं जी कि कंट्रोलर ने अलार्म जनरेट करना है। सपोज हम कहते हैं हमारे पास इंसुलिन जो है वो खत्म हो गई है रिजर्वायर के अंदर, तो हमें वहां पर अलार्म भी चाहिए, ठीक है। हमारी शुगर लो हो गई है बहुत ज़्यादा, तब भी अलार्म चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई हो गई है तब भी अलार्म चाहिए, ठीक है। तो अब शुगर हमने मेजर करनी है, तो सेंसर जो है उसने वो डाटा जो है वो कंट्रोलर को देना है, वो भी चाहिए। जब आपने शुगर मेजर कर ली तो उसको डिस्प्ले करना है, आपको डिस्प्ले भी चाहिए। ठीक हो गया। अब डिस्प्ले आपने दो तरह से करना है, तो आप कह रहे हैं कि मतलब एक अभी की आपको डिस्प्ले देनी है और एक आपको प्रीवियस डिस्प्ले देनी है। और इस सारे को चलाने के लिए आपको पावर सप्लाई चाहिए। तो पावर सप्लाई अगर आप देखें तो ये सारे के सारा जो है आपका इसके ऊपर है कि पावर सप्लाई आपकी सारी चीज़ों को चाहिए, ठीक है। तो आप जो है पावर सप्लाई के अंदर ही ये सारा काम करेंगे। सारी चीज़ें जो है अंदर की ये पावर सप्लाई से ही चलेंगी। एक चीज़ हमारी रह गई थी कि पंप ने अगर वर्क करना है, तो पंप ने अगर सपोज इंसुलिन डिलीवर करनी है या इंजेक्ट करनी है, तो उसको नीडल असम्बली चाहिए। तो नीडल असम्बली जो है वो पंप के साथ कनेक्टेड होगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये हार्डवेयर आर्किटेक्चर इसका बनता है। अब हार्डवेयर आर्किटेक्चर जो होता है किसी भी सिस्टम का, या जिसको हम सिंपली आर्किटेक्चर कहें, तो इसमें हमारे पास कोई डिटेल नहीं आई। डिटेल जो है वो बहुत कम है इसके अंदर। क्लॉक कैसे वर्क कर रही है कोई पता नहीं, कंट्रोलर के अंदर क्या हो रहा है कोई पता नहीं, सेंसर के अंदर क्या हो रहा है कोई पता नहीं, सेंसर जो है क्लॉक तक इंफॉर्मेशन कैसे, सॉरी कंट्रोलर तक इंफॉर्मेशन कैसे भेज रहा है, नो आइडिया। ये सारे का सारा जो काम है ये हमारे डिज़ाइन के अंदर आता है। आर्किटेक्चर के अंदर मॉड्यूल और बस उनका कनेक्शन, ये मॉड्यूल इसके साथ कनेक्टेड होगा, कैसे कनेक्टेड होगा, क्या इसके दरमियान कोड होगा, ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जो है बहुत हाई लेवल का डिज़ाइन होता है, जिसके अंदर हम जो लो लेवल की डिटेल्स हैं वो सारी की सारी स्किप कर देते हैं। ठीक हो गया। सो आर्किटेक्चर जब भी किसी चीज़ का बनाना है तो उसके अंदर मिनिमम डिटेल आपने रखनी है, और काफ़ी सारे जो मॉड्यूल्स हैं उनको आप बेशक कंबाइन कर लें और फिर उसके बाद उनको एक बड़ा सा मॉड्यूल बना के वो उस तरह से आप शो कर दें। ये आपका एक हार्डवेयर आर्किटेक्चर या सिंपल आर्किटेक्चर भी ऐसा ही होता है। हार्डवेयर ना भी हो, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर भी आपका ऐसा ही कुछ होता है। ओके, देन है आपका एक्टिविटी मॉडल। अब एक्टिविटी मॉडल क्या होता है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है कि भाई क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, कैसे कैसे ये पूरे का पूरा वर्क करेगा, और कैसे आपका एक आपकी एक एक्टिविटी स्टार्ट होगी और एंड तक जाएगी। ओके, सबसे पहले तो आपकी जो ये ब्लड सेंसर एक्टिवेट होगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ब्लड सेंसर आपके जो डाटा है, जो ब्लड शुगर का डाटा है वो लेगा और एनालाइज सेंसर रीडिंग करेगा, ठीक है। एक प्रोसेस चलेगा जो सेंसर की रीडिंग को एनालाइज कर देगा, ठीक है। सेंसर की रीडिंग को एनालाइज करने वाला कोई प्रोसेसर जो है वो हमारे पास कंट्रोलर के अंदर मौजूद होगा। वो उसके अकॉर्डिंग जो है ब्लड शुगर आपको बता देगा भाई एनालाइज करके कि इसके अंदर ब्लड शुगर कितनी है। अब उसकी बेस पे आपको जो है इंसुलिन कंप्यूट करनी है कि कितनी इंसुलिन आपको डिलीवर करनी है। ठीक हो गया। अब आप जो है ब्लड शुगर आपके सपोज जो भी है, हाई है लो है, उस हिसाब से आपको इंसुलिन बता बता दी जाएगी। अब इंसुलिन को आपको एक और उसके लिए भी इनपुट चाहिए, वो है इंसुलिन लॉग से कि पिछली दफ़ा कितनी इंसुलिन दी गई थी, क्या हम ज़्यादा इंसुलिन तो नहीं दे रहे। तो
उन दोनों की बेस पे, ये जो दो हैं, इन दो के इनपुट की बेस पे हम इंसुलिन को कंप्यूट करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद इंसुलिन कंप्यूट हो गई। अब इंसुलिन कंप्यूट करने के बाद आपने उसकी डोज डिसाइड कर दी कि भाई ये डोज आपने देनी है। ठीक है। अब इंसुलिन डोज जो है वो दो जगह पर जाती है। एक वो जाती है कि लॉग ऑफ डोज, जिसमें से जैसे अभी आपको प्रीवियस डोज की इंफॉर्मेशन चाहिए थी तो आपने इंसुलिन लॉग से वो इंफॉर्मेशन ली। वो लॉग आपके, ये डोज लॉग लॉग डोज जो है उसके अंदर मौजूद था। ठीक है। तो इसी तरह से अभी के लिए जो आपने डिसाइड की वो भी उसके अंदर पुट कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए वो फिर से आपके पास अवेलेबल हो। और प्लस इसके साथ इंसुलिन डोज जो है वो कंप्यूट पंप कमांड जो है उसकी तरफ जाती है, जहां पर आपका पंप का जो मॉड्यूल है वो एक्टिवेट होता है और एक प्रोसेस चलाता है कि पंप ने कैसे वर्क करना है। अब पंप को डाटा दिया जाता है, वो डाटा लिया जाता है यहाँ से, और उसके बाद पंप डाटा जो है वो कंट्रोल इंसुलिन पंप की तरफ जाता है। ये एक प्रोसेस चलता है कि भाई पंप को कैसे चलाना है, किस तरह से वो आपका वर्क करेगा, और इंसुलिन पंप जो है वो फिर उससे आगे इंजेक्शन स्टार्ट करता है और आपका प्रोसेस जो है वो एंड की तरफ चला जाता है और आप इंसुलिन को डिलीवर कर देते हैं। ठीक हो गया। सो ये सारे का सारा एक एक्टिविटी मॉडल है जब एक पर्सन को हमने इंसुलिन डिलीवर करनी है, इंजेक्ट करनी है। ठीक है। तो ये हमारे पास एक उसका एक्टिविटी मॉडल बनता है। अब आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे जो है एक मॉडल देना है। एंड आप जब भी फ्री हों तो एक्चुअली नेक्स्ट क्लास से पहले जो है आप जब भी मुझे भेजना चाहें भेज सकते हैं। आप एक रूम का जो है, ठीक है, उसमें आप अपना जो सपोज जो जब आप स्टडी कर रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है, तो लेक्चर के लिए आपका जो एक एक्टिविटी मॉडल बनता है वो आपने मेरे साथ शेयर करना है। ठीक है। लेक्चर का जो एक्टिविटी मॉडल है वो आपने मेरे साथ शेयर करना है। तो आपको फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या चीज़ मिसिंग है, क्या चीज़ होनी चाहिए। जो हमारे पास डाटा है, ठीक है, वो हमारे पास ये स्क्वायर में है। ठीक हो गया। जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं वो ये थोड़े से राउंड कॉर्नर जो हमारे रेक्टेंगल्स हैं उनके अंदर है। ठीक है वो, और ये दो तरह की शेप्स हैं। स्टार्ट शेप जो है वो हमारी इस तरह से फिल्ड है, और जो एंड शेप है वो फिल्ड के ऊपर एक और सर्कल है। ठीक है, वो उस तरह से हमारा शो किया गया है। ठीक हो गया। तो ये आप ट्राई करिएगा, देखेंगे इसका मॉडल आप कैसा डिज़ाइन करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह इस पे मज़ीद डिस्कशन कर लेंगे। बुक हम यही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच आप लोगों के पेशेंस के लिए। ठीक है, आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप के साथ जो लाइव सेशन इंशाल्लाह होगा, अगर इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम ना हुई तो इंशाल्लाह हम उस लाइव सेशन में क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे, और इंशाल्लाह जो है आपकी क्यूरीज जितनी भी हैं उनको हम क्लियर कर देंगे उस सेशन के अंदर। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज़।